एक अमीर बिगड़ैल लड़का अपनी लग्जरी कार चलाते हुए जानबूझकर एक छोटे ट्रक के सामने गाड़ी रोक देता है। ट्रक ड्राइवर उसे कुछ कहता है, लेकिन वह बिना कुछ सुने ही गुस्से में कार से उतर जाता है। वह सीधे ट्रक के पास जाकर लड़ाई करने लगता है, लेकिन असल में ट्रक चलाने वाला पति पत्नी दोनों बहरे होते हैं। उन्हें उसकी बातें सुनाई ही नहीं देती। अमीर लड़का बिना वजह ट्रक पर हमला करने लगता है। मासूम ड्राइवर गुस्से में बाहर निकलकर उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। वह दोनों हाथ जोड़कर उस अमीर लड़के से माफी मांगने लगती है, लेकिन बिगड़ैल लड़का इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह और ज्यादा हिंसक हो जाता है। कार की हेडलाइट्स लगातार तेज होती जा रही थी। तभी कार में बैठी उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वह दोनों को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, अमीर लड़का फिर भड़क जाता है। वह अपनी BMW ट्रक के सामने दोबारा लगा देता है। ये सब एक क्रॉस रोड के बीच हो रहा था। उसकी बहन डरकर पूछती है, क्या तुम पागल हो गए हो? उसी वक्त सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई देता है। अमीर लड़का पलट कर देखता है और अगले ही सेकंड मौत उसके सामने खड़ी होती है। बेचारा ट्रक वाला दंपति कुछ समझ भी नहीं पाता। तभी उनकी गाड़ी कई ट्रकों की टक्कर में बुरी तरह पिस जाती है। फिर भी अमीर लड़के के चेहरे पर जरा भी दया नहीं होती। वह शांत आवाज में अपनी बहन से बात करता रहता है, लेकिन तभी सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक ने उनकी कार को भी सीधा टक्कर मार दी। कुछ देर बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। उनमें छोटा ट्रक ड्राइवर भी शामिल था। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह बेहोश हो चुका था। अस्पताल के सबसे मशहूर डॉक्टर डॉ लुओ तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। काफी देर बाद ड्राइवर को होश आता है। वह डॉ लुओ का हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को बचाने की विनती करता है, क्योंकि उसकी पत्नी के पेट में उनका अजन्मा बच्चा था। डॉ लुओ उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ड्राइवर की हालत अचानक बिगड़ जाती है। डॉ लुओ तुरंत CPR देने लगते हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक मशीन तक इस्तेमाल की, करंट बढ़ाया गया, लेकिन दिल फिर भी नहीं धड़का। डॉ लुओ टूटने लगते हैं, क्योंकि वह ड्राइवर उनका सबसे अच्छा दोस्त था। कुछ देर बाद खून से लथपथ एक महिला धीरे धीरे चलती हुई आती है। वह उसी ड्राइवर की गर्भवती पत्नी थी। अपने पति को मरते देख वह वहीं टूटकर रो पड़ती है, लेकिन सदमे की वजह से थोड़ी देर बाद वह खुद भी बेहोश हो जाती है। डॉ लुओ तुरंत जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में स्ट्रोक हुआ है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ और पेट में पल रहा बच्चा दोनों नहीं बचेंगे। उन्होंने तुरंत न्यूरोसर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन सभी डॉक्टर पहले से ऑपरेशन में व्यस्त थे। हालात बहुत खराब थे। आखिरकार डॉ लुओ खुद ऑपरेशन करने का फैसला लेते हैं। अपनी शानदार मेडिकल स्किल्स की मदद से वह सफलतापूर्वक महिला के दिमाग से खून का थक्का निकाल देते हैं। लेकिन ऑपरेशन आधा ही हुआ था कि तभी उस अमीर बिगड़ैल लड़के का गंजा बाप जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में घुस आता है और डॉ लुओ को ऑपरेशन रोकने के लिए कहता है। कहते हुए उसने अपनी बहन को आगे खींच लिया। बहन घायल थी, इसलिए पहले उसका इलाज करना जरूरी था। इतना घमंड सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अस्पताल के चेयरमैन का बेटा था। डॉलो ने उसकी रिपोर्ट देखी और पाया कि उसके माथे पर सिर्फ हल्की सी खरोंच थी। डॉलो जैसे ही मुड़कर जाने लगे, अमीरजादा अचानक उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले उसकी बहन का इलाज करो ताकि चेहरे पर निशान न रह जाए। ये सुनते ही डॉलो गुस्से से भर उठते हैं। वह सख्त लहजे में उसे चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। कपड़े बदलने के बाद डॉलो फिर से गर्भवती महिला के ऑपरेशन में लग जाते हैं। वह ड्रेनेज ट्यूब महिला के दिमाग में डालकर अंदर जमा मवाद निकालना जारी रखते हैं। इस बार हर सेकंड निगरानी जरूरी थी, क्योंकि जरा सी गलती महिला की जान ले सकती थी। लेकिन तभी अस्पताल का डायरेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत उसे बुलाया जाए। इसके बाद डॉलो को दूसरी रूम में ले जाया जाता है। वहाँ अमीरजादा टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था और अपनी बहन के इलाज का इंतजार कर रहा था। डॉलो ने गहरी सांस ली और लड़की से पूछा, शुरू से अब तक कोई और लक्षण महसूस हुए हैं? महिला बोली, नहीं है। सुनते ही डॉलो वापस जाने लगते हैं, लेकिन अमीरजादा फिर से धमकी देने लगता है। इस बार डॉलो बिल्कुल नहीं डरते, उल्टा वह उसे चेतावनी देते हैं कि अगर एक शब्द और बोला तो मेडिकल कानून तोड़ने के आरोप में केस कर देंगे। इतना कहकर वह तुरंत गर्भवती महिला के पास लौटते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सहायक महिला को CPR दे रहे थे। स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। असल में जैसे ही डॉलो वहाँ से गए थे, महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉलो खुद आगे बढ़ते हैं और अपने हाथों से लगातार उसके सीने को दबाने लगते हैं। एक बार तो बार उनके माथे से पसीना बहने लगता है। सभी सहायक धीरे धीरे सिर झुका लेते हैं, लेकिन सिर्फ डॉलो आखिरी पल तक हार नहीं मानते। उन्हें महिला के पति की आखिरी बात याद आती है। मरने से पहले उसने डॉलो से अपनी पत्नी का ख्याल रखने का वादा लिया था, लेकिन आज वह सिर्फ बेबस होकर मौत को महिला और उसके अजन्मे बच्चे को छीनते हुए देख सकते थे। पूरी तरह टूट चुके डॉलो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठ जाते हैं। वह जानते थे कि मरीज को बचाया जा सकता था, लेकिन एक अमीरजादे की वजह से सब खत्म हो गया। तभी वह अमीर लड़का मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आता है। डॉलो कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। मरीज की मौत के लिए मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस डॉलो को गिरफ्तार कर लेती है। 3 साल बाद डॉलो जेल से बाहर आते हैं। अब वह बदला लेने की कसम खा चुके थे। हालांकि अमीरजादा बेहद ताकतवर था, लेकिन जेल के इन 3 सालों में डॉलो पूरी तरह बदल चुके थे। अब वह समझ चुके थे कि ताकतवर लोगों को हराने के लिए पहले खुद ताकत हासिल करनी पड़ती है। उनका पहला लक्ष्य था एक अमीर औरत को जेल से भगाना। इसके लिए वह हर दिन फटे हुए कपड़े और फटा मास्क पहनकर जेल में धूप में बैठते थे, ताकि उनके शरीर पर काले दाग पड़ जाएं। इतना ही नहीं, वह खुद को सिर्फ 2 घंटे सोने पर मजबूर करते थे। जब भी नींद आती वह अपना चेहरा बर्फ वाले पानी में डुबो देते। पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद वह रोज नकली दवाइयां खाते थे, ताकि धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर बना सकें, क्योंकि उनका असली मकसद था सजा समाप्ति। प्रणाली का फायदा
फायदा उठाना। अगर कोई कैदी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो उसकी सजा बीच में ही खत्म की जा सकती है। फिर तुम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्री में इलाज मिलेगा। और इस औरत ने 21 साल की लड़की को मार डाला था। उसने कई डॉक्टरों को पैसे देकर खुद को बीमार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान काम नहीं आया। सिर्फ बहुत होशियार डॉक्टर लुओ ने उस औरत का बड़ा अंगूठा देखकर समझ लिया कि यही वो औरत है जिसे गोल्फ बॉल लगने से चोट लगी थी। तब डॉक्टर लू ने एक ऐसी बीमारी सोची जो उस औरत पर बिल्कुल फिट बैठती थी, फैन केनी की बवासीर। बस वही लक्षण दिखाने थे और बिना झिझक दवा खानी थी। फिर वो औरत न्याय मंत्री के पास गई। मंत्री को यकीन नहीं था कि वो सच में बीमार है, लेकिन तभी अचानक औरत की नाक से खून बहने लगा। मेडिकल विभाग के चीफ ने जांच की और पुष्टि की कि उसे सच में फैन केनी की बवासीर है। उसने तुरंत न्याय मंत्री से कहा कि उसे जल्दी बाहर के अस्पताल भेजो, उसकी उम्र में मरने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन मंत्री को अब भी विश्वास नहीं था। उसे लगा वो नाटक कर रही है। तभी औरत की सांस रुकने लगी, दिल की धड़कन बंद हो गई। वो वहीं जमीन पर गिरकर मरने जैसी हालत में पहुंच गई। मजबूरी में मंत्री को उसे बाहर अस्पताल भेजना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसे लिफ्ट में डाला गया, औरत ने साफ कपड़े पहने और दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर की हवा को लालच से सांसों में भरने लगी। अब बस सामने वाले डॉक्टरों को खरीद लो तो सब फ्री हो जाएगा। लेकिन फिर भी औरत शिकायत करने लगी। जब मैं अंदर आई थी तब इतने कम रिपोर्टर इंटरव्यू क्यों कर रहे थे? एक डॉक्टर बोला, क्योंकि आज एक और बड़ी घटना हुई है। एक मशहूर अमीर बिगड़ैल ड्रग एडिक्ट गिरफ्तार हुआ है। सारे रिपोर्टर उसी का इंटरव्यू लेने गए हैं। उसे अब सिसोर जेल भेजा जाने वाला था। तभी अमीर औरत को डॉक्टर लू की अजीब मांग याद आई। डॉक्टर लू ने उसे जेल से निकलने में मदद की थी, लेकिन बदले में न पैसे मांगे न ताकत। उसने सिर्फ एक सिफारिशी चिट्ठी मांगी ताकि उसे सिसोर जेल में डॉक्टर की नौकरी मिल सके। अमीर औरत हैरान थी। डॉक्टर लुओ जैसी काबिलियत वाला इंसान सबसे बड़े अस्पताल में जा सकता था, लेकिन डॉक्टर लुओ बोला, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। अब अमीर दूसरी पीढ़ी वाला लड़का मुश्किल में था, क्योंकि उसी ने कभी डॉक्टर लुओ को जेल भिजवाया था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तभी अचानक एक बड़ी कार आई और सीधा उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। अमीर लड़का घबराकर सीट बेल्ट पकड़ लिया। प्रिजन वैन पलट गई। फिर वो किसी तरह बाहर निकला। तभी सामने से एक काली कार आई। अगले ही पल वो दंग रह गया। डॉक्टर लुओ बाहर निकला और उसने अमीर लड़के को एक इंजेक्शन लगाया। फिर उसकी हथकड़ी काट दी। डॉक्टर लुओ बोला, मैं तुम्हें खुद अंदर भेजने आया हूँ। फिर उसने उसे एक और इंजेक्शन दिया। अमीर लड़का पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। डॉक्टर लुओ उसे और 2 कैदियों को लेकर रेस्क्यू टीम के साथ सीसोर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के डॉक्टर ने जेल मेडिकल डायरेक्टर को फोन किया। कहा कि यहाँ रॉय नाम का डॉक्टर आया है और अपने मरीज भी लाया है। हॉस्पिटल चीफ ने सुनते ही गुस्से में कहा, अगर वो क्लास नहीं लेना चाहता तो डॉक्टर लुओ को मरीज छूने मत देना। लेकिन अमीर लड़का अब भी घमंड में था। डॉक्टर लुओ बोला, बाद में मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मत मांगना। कुछ ही देर बाद अमीर लड़के ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। अंदर के डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला वो मरने की हालत में पहुंच चुका है। तुरंत सब भागते हुए बाहर गए डॉक्टर लुओ को ढूंढने। वो दूसरी पीढ़ी का लड़का जो तुम्हारी वजह से मरा था, क्या तुम महसूस कर सकते हो कि उसके परिवार पर क्या बीती होगी? इसके बाद उस अमीर लड़के की सर्जरी शुरू हुई। सर्जरी चल ही रही थी कि विभागाध्यक्ष तेजी से ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और अपने आदमियों को लुओ को रोकने का आदेश दिया। लेकिन लुओ ने ठंडे स्वर में कहा, इमरजेंसी मेडिकल लॉ के अनुसार आपको यह सर्जरी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तभी उस अमीर लड़के की माँ भी वहाँ पहुँच गई। वह चिल्ला कर बोल, मैं उसकी गार्जियन हूँ और मैंने अभी तक इस ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी। इतना सुनते ही पीछे से एक आवाज आई, मैं अनुमति देता हूँ। सबने मुड़कर देखा। वह लड़के का जीजा था। उसी ने पहले रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई को ड्रग्स दिए गए थे। डॉलुओ ने सीधे उससे पूछा और उसने तुरंत सर्जरी की इजाजत दे दी। आखिरकार ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके बाद लड़के का बड़ा भाई ली जिजुन दोनों से मिला। लुओ ने बिना घुमाए सीधे कहा, अगर मुझे विभागाध्यक्ष की कुर्सी दे दी जाए तो मैं तुम्हारे भाई को सिर्फ 3 साल जेल में रखवा सकता हूँ। इससे तुम्हारे फैमिली बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो सजा और लंबी भी हो सकती है। विभागाध्यक्ष ने गुस्से में कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। ली जिजुन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें पूरा अधिकार किसने दिया? इसके बाद उसने डॉलुओ से मदद मांगी। यहीं से डॉलुओ और विभागाध्यक्ष की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। उसी रात विभागाध्यक्ष को घर पर एक पैकेट मिला। उसकी पत्नी ने सोचा कि ऊपर से सांत्वना राशि आई होगी, लेकिन जैसे ही पैकेट खोला गया अंदर कैदियों से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड भरे पड़े थे। तभी विभागाध्यक्ष के पास एक फोन आया। फोन डॉलुओ का था। डॉलुओ ने कहा कि वह पुराने साथियों की एक पार्टी रख रहा है और उन दस्तावेजों में साफ दिख रहा था कि शुआन ने अंदर काफी पैसा खाया है। सबसे बड़ी बात यह थी कि शिया एन हॉस्पिटल उसकी पत्नी के परिवार का अस्पताल था। लू ने इन्हीं सबूतों के सहारे शुआन को धमकाया। उसने कहा, बस पार्टी में आ जाओ और सबके सामने आधिकारिक रूप से मान लो कि नया मेडिकल डायरेक्टर मैं हूँ। उधर रास्ते में डॉशुआन की मुलाकात श्याओ कुई से हुई। असल में डॉशुआन ने अपने बाद जिसे जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई थी वह श्याओ कुई ही था, लेकिन श्याओ कुई ने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था और यह काम जेल में दाजिन के आदमियों ने किया था। यह सुनते ही डॉशुआन सब समझ गया। उसे एहसास हुआ कि अमीर लड़के के कार एक्सीडेंट के पीछे डॉलुओ और द जिन दोनों का हाथ था। उसने तुरंत लुओ को फोन किया और कहा, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। मुझे जांच करनी है कि
तुमने द जिन के साथ मिलकर ये एक्सीडेंट कैसे करवाया? इसके बाद डॉ शुआन सीधे जेल पहुंच गया। उधर डॉलुओ ने अपनी सास से संपर्क किया और पता चला कि द जिन का छोटा भाई शाओ कुई पर ठीक से नजर नहीं रख पाया और वह वहां से भाग निकला। जेल पहुंचते ही डॉ शुआन ने सिक्योरिटी टीम को आदेश दिया, अभी तुरंत सारी निगरानी बंद कर दो, मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। फिर वह सीधे फार्मेसी में गया और ड्यूटी डॉक्टर से बोला, मुझे ओरिएंटल मेडिसिन की 100 यूनिट चाहिए। ड्यूटी डॉक्टर हैरान होकर बोला, इतनी बड़ी मात्रा आखिर किस लिए? डॉ शुआन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब मुझे तुमसे भी हर बात समझानी पड़ेगी? ड्यूटी डॉक्टर तुरंत दवा लेने चला गया और उसी समय डॉ शुआन एक कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। ये सब कुछ डॉ हान ने साफ साफ देख लिया था। डॉ हान अपने ही भाई की जांच करने के लिए यह पता लगाना चाहते थे कि वह इस जेल में आखिर कैसे गायब हो गया। वह 2 साल से जेल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। जब पुलिस चीफ मुड़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे डॉ हान की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस की बिल्डिंग से लोग तुरंत दौड़ कर आ गए। डॉ हान बस थोड़ी देर के लिए ही बच पाए। चीफ आगे बढ़ा और कैदी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने अपना हाथ बेड पर रखा। जैसे ही वह कुछ करने वाला था तभी दूसरे कैदी ने उसे रोक लिया। चीफ ने तुरंत इलेक्ट्रिक गन निकाल ली, लेकिन मोटा आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। चीफ उसे लात मारते हुए बोला, क्या अब भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत है? फिर चीफ ने अपनी उंगली उठाई। उसने ब्लड शुगर मशीन लगाई। मशीन पर नंबर 120 दिख रहा था, लेकिन चीफ ने कहा कि ये 300 है। उसने एक इंजेक्शन निकाला और सीधे बड़े गोल्ड को इंजेक्ट कर दिया। फिर सुई निकालते हुए बोला, सिर्फ 10 यूनिट दी है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक ही होगा। उसी समय डॉलुओ जेल पहुंच गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को कप्तान ने रोक लिया। वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था। उसने कहा कि दरवाजा खराब हो गया है और खुल नहीं रहा। तभी डॉ हान दरवाजे के पास आए और उसे खोल दिया। उन्होंने सेकंड जनरेशन को तुरंत अस्पताल भेज दिया। करीब 30 सेकंड बाद डॉ लुओ वहां पहुंच गए। तभी चीफ ने बाकी दर्द की दवा भी बड़े गोल्ड को इंजेक्ट कर दी। दोनों पुराने चीफ आमने सामने मिले। उन्होंने कहा, धन्यवाद। डॉ शुआन ने कहा, शायद मैंने बड़े गोल्ड को ज्यादा इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उसका ब्लड शुगर अभी भी कम है। डॉ लुओ तुरंत अंदर गए और बड़े गोल्ड का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने पहले सही पॉइंट पर वार किया, फिर इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से बेहोश बड़े गोल्ड को वापस होश में ले आए। इसके बाद उन्होंने बड़े गोल्ड को तुरंत अस्पताल भेजने का इंतजाम किया। इधर डॉ शुआन ने अस्पताल के मॉनिटर रूम में फोन किया। उन्होंने कंफर्म किया कि बड़े गोल्ड को सुरक्षित बॉक्स में ले जाया गया है। फिर उनकी मुलाकात डॉ लुओ से हुई। डॉ लुओ ने डॉ शुआन से कहा, अब जितनी जल्दी हो सके चीफ की कुर्सी छोड़ दो। सेकंड जनरेशन की मां ने कहा, अगर तुम 2 महीने के अंदर सेकंड जनरेशन को ठीक कर दो तो अस्पताल के सेंटर की पोजीशन तुम्हें दे दी जाएगी। अस्पताल के डीन ने आत्मविश्वास से कहा, अस्पताल के चेयरमैन मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा डीन ये बात जानता है। सेकंड जनरेशन की मां ने कहा, लेकिन अभी का डीन तो लगता है डॉ लुओ है। डीन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और द जिन के साथ कैदी की रिकॉर्डिंग चला दी। फिर उसने एक USB ड्राइव निकाली और कहा कि यह सबूत साबित करने के लिए काफी है कि कार एक्सीडेंट की योजना डॉ लुओ ने बनाई थी। डीन अभी सेंटर का प्रमुख बनने की खुशी में डूबा ही था कि अचानक उसे एक फोन आया। जिस आदमी को उसने खत्म करने की योजना बनाई थी उसे पुलिस जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। पुलिस उसे जबरदस्ती थाने ले गई। पुलिस उसे जबरदस्ती जेल वापस ले गई। अस्पताल का डीन तुरंत डॉ लुओ के पास पहुंचा। उसे समझ आ गया था कि ये सब डॉ लुओ ने किया है, क्योंकि डॉ लुओ को पहले से पता था कि अस्पताल का डीन सेकंड जनरेशन की मां से मिलने गया था। ये साफ था कि वे सब एक ही गिरोह के लोग थे। डीन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारी द जिन से मुलाकात वाली वीडियो सीधे प्रोक्यूरेटरेट को दे दूंगा। डॉ लुओ ने शांत होकर कहा, जेल की वीडियो सिर्फ 30 दिनों तक सेव रहती है, जाकर देख लो अब कुछ बचा भी है या नहीं। डीन जोर से हंस पड़ा। उसने तुरंत सेकंड जनरेशन की बहन को फोन किया और कहा कि USB ड्राइव सीधे प्रोक्यूरेटरेट को दे दो। लेकिन सेकंड जनरेशन की बहन ने कहा, कौन सी USB ड्राइव? मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब अस्पताल का डीन पूरी तरह घबरा गया था। आखिर में डीन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें डीन की कुर्सी दे दूंगा। डॉ लुओ ने कहा, आज से नहीं, अभी से यहाँ का राजा मैं हूँ।